हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं सीपीसी के बारे में, सिविल प्रोसीडियर कोड। मुझे नहीं पता आप लोगों को सीपीसी इतना हार्ड क्यों लगता है। ठीक है, मैं आपको ऐसे समझाऊंगी ना कि सीपीसी आपको एकदम आसान लगेगा। कुछ एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे और सीपीसी के कुछ हार्ड क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे एआईबी 20 के पेपर में से। रीजन और वो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, कंडीशंस वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एआईबी 21 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। सीपीसी के कुछ मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट, कैसे पढ़ना है और कैसे पास करना है एआईबी 21। तो जितने भी वीडियोस मैं बनाई हुई एआईबी 21 के ऊपर, प्लीज सारे वीडियोस को आप देखो। अभी तक आगे और भी वीडियोस आएंगे, उसको भी आप देखना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और एक बात आपको बता दो कि मैंने पीडीएफ बना रखा है 280 का। सारे सेट के पीडीएफ आपको मिलेंगे माइनर लॉस छोड़ के। जैसे कि जो 2-2 नंबर वाले हैं, 3-3 नंबर वाले हैं, उसके पीडीएफ आपको नहीं मिलेंगे। जितने मेजर सब्जेक्ट है, हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट है, जिससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, 10 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, है ना, इनके सारे के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। लैंडमार्क जजमेंट के 2-3 पीडीएफ है, लीगल मैगजीन्स है, कैसे पास करना है एआईबी, फुल टिप्स एंड स्ट्रेटेजी है, किसमें फोकस करना है, क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है, वो एमआर शीट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारा कुछ आपको 280 में मिलेगा। साथ ही साथ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आर्बिट्रेशन एक्ट का भी आपको पीडीएफ मिलेगा इसमें, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट सेक्शन के साथ। सीपीसी का भी आज जो भी मैं डिस्कस करूंगी उसका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ इंग्लिश में है, अगर आपको चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपकी मर्जी है, देखो आपको चाहिए तो लो, नहीं तो कोई मैं आपको बाउंड नहीं करी कि आपको लेना ही पड़ेगा। आपको चाहिए, अभी एग्जाम का टाइम कम है तो इंपॉर्टेंट छाट के मैंने बनाया है। सारा कुछ पढ़ना, सारा कुछ कवर करवाना भी पॉसिबल नहीं है ना। मुश्किल से मान के चलिए 17 से 18 दिन बचे हैं आपके एग्जाम के लिए, तो इसलिए मैं बोलती हूँ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ले लेना। तो चलिए, सीपीसी का कुछ इंपॉर्टेंट हम आपको बताएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या क्या एरियाज आपको कवर करना है। ठीक है, तो वो आप मार्क कर लो, नोटबुक पेन लेके बैठ जाओ। मैं क्लासेस भी प्रोवाइड करवा रही हूँ अभी कि हार्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसका क्लास अगर आप मेरे से लेना चाहते हो, एक क्लास लेके देखो, बहुत ही बेनिफिशियल है। एजर्शन, वो रीजन वाले क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस मैम कैसे खोजे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हमें नहीं मिलता है, तो मैं एक ही क्लास देती हूँ। एक ही क्लास में आपको सब समझ में आ जाएगा। 1 से 1 घंटे का क्लास होता है, 1 घंटा सफिशियंट है। मैं आपको टेक्निक बताऊंगी, ट्रिक बताऊंगी कि वो सब जो क्वेश्चन है वो सब आपको कैसे खोजना है बैरेट में। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट कुछ मार्क कीजिए, नोटबुक और पेन लेके बैठिए। पहला जो है, अगर आप कंटेंट खोलोगे सीपीसी का कवर बुक, ये देखिए मैंने लॉ मेंस का बेयर एक्ट लिया हुआ है। ये देखिए आप देख सकते हो, लॉ मेंस का बेयर एक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा बेयर एक्ट है। मैंने अपने एआईबी के एग्जाम के टाइम में यही बेयर एक्ट को इस्तेमाल किया था, है ना। तो ये बेयर एक्ट मैंने यहाँ पे लिया है। डेफिनेशन चैप्टर सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 आप अच्छे से पढ़ना। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। इसमें छोटा छोटा डेफिनेशन आपको मिलेगा। फॉरेन जजमेंट हो गया, कॉस्ट हो गया, मीन प्रॉफिट हो गया, ये सब आप पढ़ना अच्छे से। पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन आप पढ़ना। फिर पार्ट 1 में हम आते हैं। पार्ट 1 सूट्स इन जनरल, ये आप पढ़ना। रेस जुडिकेटा, रेस सब जुडिस, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट सेक्शन 26, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। समन्स वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ना आप। ठीक है, फिर जजमेंट एंड डिग्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सीपीसी, जजमेंट एंड डिग्री। कॉस्ट में से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। फिर आपका आता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 50। फिर सेक्शन 55 अरेस्ट एंड डिटेंशन। फिर आपका आता है सूट्स बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस। फिर स्पेशल प्रोसीडिंग्स में देखना सेक्शन 89 सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट। फिर आप अपील्स देखना, अपील्स, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, कितने डेज में फाइल होता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन सीपीसी में आते हैं। सीपीसी से ज्यादातर डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, तो ज्यादा घबराइए मत आप लोग कि मैम सीपीसी में क्या होगा क्या होगा। ठीक है ना, 10 नंबर का सीपीसी है अकेला, तो सीपीसी में फोकस करना है। और 10 नंबर का मान से चलिए 6 से 7 नंबर तक को डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे सीपीसी से, तो इसको नजरअंदाज नहीं करना है बिल्कुल भी। फिर हो गया आपका अपील्स, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसको अच्छे से देखना आप। और सीपीसी में पता आपको ऑर्डर्स होते हैं ना, ऑर्डर्स को पढ़ना आप। ठीक है, ऑर्डर्स में से क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कि कौन से, जैसे मान लीजिए फर्स्ट शेड्यूल में आपको ऑर्डर मिलेगा, हाँ, ऑर्डर 2 में है फ्रेम ऑफ सूट्स, तो पूछेगा कि फ्रेमिंग ऑफ सूट्स कौन से ऑर्डर से डील करता है सीपीसी का। तो इंडेक्स खोलना, इंडेक्स खोल के आप देखना ऑर्डर 2 आपको मिल जाएगा, ऑर्डर 2 में डील करता है। ठीक है,
पार्टीज ऑफ सूट, प्लेंटिव, डिफेंडमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, सेट ऑफ क्लेम, इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स, ऑर्डर 5 में जो है प्लीडिंग्स देखना, प्लीडिंग्स, प्लेंट, ऑर्डर 7, फिर ऑर्डर 8 रिटर्न स्टेटमेंट, सेट ऑफ काउंटर क्लेम, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, ऑर्डर 9 सेटिंग असाइड डिग्री, सेटिंग असाइड डिग्रीज एक्स पार्टी डिग्री इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आएगा एडजर्नमेंट्स, ऑर्डर आपका इसमें हो गया ऑर्डर्स 17, ठीक है, ऑर्डर 17 एडजर्नमेंट्स, ऑर्डर 18 हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, एफिडेविट्स, जजमेंट एंड डिग्री, ऑर्डर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर्स देखना, सीपीसी में ऑर्डर्स और रूल्स में से, चैप्टर्स में से क्वेश्चन आते हैं। कॉस्ट, ऑर्डर 20A, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स, ठीक है, ये सब आप नोट करना प्लीज, जो भी मैंने आपको बोला है। वीडियो को दोबारा भी आप देख सकते हो। फिर डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज, ऑर्डर 22, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आप देखना इसमें से सूट्स बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये तो देख लेना, इंपॉर्टेंट है। और बाकी के जो मैं बोल रही हूँ आप बेयर एक्ट लेके जाना, इसलिए मैं बोलती हूँ बेयर एक्ट आप सारा लेके जाओ। कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, है ना, तो रिस्क मत लेना। ओपन बुक एग्जाम में बीसीआई वाले खुद बोल रहे हैं कि बेयर एक्ट लेके जाना है। सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन्स, ऑर्डर 33, समरी प्रोसीड्यूर देखना, अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, ये आप देखना। फिर टेम्पररी इंजंक्शन एंड इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स और टेम्पररी इंजंक्शन से क्वेश्चन पूछते हैं, इसको प्लीज आप देखना। फिर अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी सारा कुछ आपको पढ़ने की अभी जरूरत है नहीं, ठीक है। फिर रेफरेंस देखना, रेफरेंस ऑफ क्वेश्चन ऑफ हाई कोर्ट, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, अपील, ये सब सारा कुछ देखना। और ऑर्डर्स वगैरह अच्छे से देखना, इंडेक्स को अच्छे से पढ़ना, बेयर एक्ट को पढ़ना है। बेयर एक्ट को मैं ऐसे नहीं पढ़ना आपको। देखो कई लोग सोचते हैं कि मैं बोल रही हूँ कि मैडम बोल रही है बेयर एक्ट पढ़ना है तो ऐसे ऐसे पढ़ना है ना, हमें एक एक पेज हमें ऐसे ऐसे करके पढ़ना है। नहीं, आपको इंडेक्स में फोकस करना है। और मैं तो बोलती हूँ पेंसिल से आप इंडेक्स में मार्किंग कर लो। जैसे सीपीसी का रेस जुडिकेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्शन 11 का। फिर सेक्शन 10 हो गया आपका रेस सब जुडिस 2 और सब क्लोज 2 हो गया मीन प्रॉफिट। ये सब सीपीसी के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, तो इंडेक्स में जाओ, इंडेक्स में पेंसिल से हल्का सा मार्किंग कर लो आप। पेन का मार्किंग बिल्कुल मत करना, हाइलाइटर यूज मत करना, पेन से हल्का हल्का मार्क कर लो तो चीजें आसान हो जाती है ना। एग्जाम देने जाओगे, मान लो क्वेश्चन आ गया रेस जुडिकेटा से, तो आपको खोजना नहीं पड़ेगा, पेंसिल से मार्किंग रहेगा तो आपको दिख जाएगा। इससे आपका टाइम बचेगा बहुत ही ज्यादा। मैं अपने क्लासेस में यही सब समझाती हूँ कि क्या तरीका आपको अपनाना है। कई लोग गलती कर बैठते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। उसमें वीडियोस बनाऊंगी मैं बाद में। फिलहाल सीपीसी का इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, क्या क्या पढ़ना है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अभी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम बात करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि जो हार्ड क्वेश्चंस है स्टेटमेंट वाले वो कैसे सॉल्व करना है इसी वीडियो में। तो वीडियो को छोड़ के मत जाना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द सीपीसी डील्स विद द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्या होगा बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेक्शन 11। सेक्शन 11 डील करता है रेस जुडिकेटा से। अब रेस जुडिकेटा का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक बार केस डिसाइड हो गया है किसी भी कोर्ट में, किसी पार्टीज के बीच में सेम डिस्प्यूट्स को लेके, है ना, तो दूसरे कोर्ट में फिर से केस फाइल नहीं कर सकते हैं। तब वहां पे प्रिंसिपल रेस जुडिकेटा लग जाएगा सेक्शन 11। एक केस डिसाइड हो चुका है, जजमेंट आ चुका है, आप मान लो सेटिस्फाई नहीं, अब दूसरे कोर्ट में फिर आप केस फाइल कर दोगे सेम पार्टीज के बीच में, मतलब सेम मुद्दा आप उठा दोगे दूसरे कोर्ट में ना, नहीं होगा ये। इसी पे रोक लगाता है रेस जुडिकेटा। फिर आता है आपका सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी, रिलेट्स टू द डॉक्ट्रिन ऑफ। तो सेक्शन 10 किससे डील करता है, सीपीसी का इंडेक्स वाला बैरेट खोलना, इंडेक्स में जाना, सेक्शन वाइज आपको एकदम स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। सेक्शन जो है सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी डील करता है रेस सबजुडिस से। तो रेस सबजुडिस का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट। ये मान लीजिए सूट कोई पेंडिंग है, हाँ सूट पेंडिंग है, तो आप दूसरे कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते सेम पार्टीज के बीच में, सेम सब्जेक्ट मैटर के बीच में। डिफरेंसेस को देखो रेस जुडिकेटा का और इसका। रेस जुडिकेटा का हो गया जैसे कि मान लीजिए केस डिसाइड हो गया है, उसके बाद आप नहीं कर सकते, है ना। रेस सबजुडिस में क्या है, सूट इज पेंडिंग, सूट पेंडिंग है तब आप नहीं कर सकते। तो समझो चीजों को, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, चीजों को समझ के आप करो।
आप रटोगे, आप सोचोगे मैं रट लूंगा सारा, तो पॉसिबल नहीं है वैसे। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू देखो आप, एज पर द सीपीसी व्हाट इज द टाइम पीरियड इन विच डिफेंडेंट इज ओरिजिनली परमिटेड टू फाइल अ रिटन स्टेटमेंट आफ्टर रिसीविंग द समन्स, है ना। इसमें क्या बोल रहा है देखिए कि डिफेंडेंट को कितना टाइम पीरियड मिलता है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का समन मिलने के बाद, है ना। व्हाट इज द टाइम पीरियड इन विच डिफेंडेंट इज ओरिजिनली परमिटेड, कितना समय उसको दिया जाता है कि वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर सकता है समन मिलने के बाद। 30 डेज का टाइम रहता है, लेकिन कभी कभी 90 डेज तक एक्सटेंड हो जाता है। मान लीजिए वो बाहर गए हैं किसी काम से, या कुछ भी मेडिकल इश्यू आ गया, हेल्थ इश्यू आ गया, तो कोर्ट इसको एक्सटेंड कर देती है, लेकिन आप 30 डेज में ही मार्क करके आना, ठीक है। फिर आता है अंडर द सीपीसी व्हाट डज एन इंडिजेंट पर्सन मीन। इंडिजेंट पर्सन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, सूट फाइल्ड बाय ए पब्लिक सर्वेंट, ए सूट बाय ए पर्सन विदाउट सफिशिएंट मीन्स टू पे कोर्ट फीस। फिर ए सूट फाइल्ड बाय ए माइनर, ए कल्यूजिव सूट। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज अ सूट बाय ए पर्सन विदाउट सफिशिएंट मीन्स टू पे कोर्ट फीस। ऐसे इंसान जो उनके पास फाइनेंशियली वो कोर्ट फी पे नहीं कर रहे हैं, हम उनको कहते हैं इंडिजेंट पर्सन। तो समझ के पढ़ो आप, तभी आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस द सीपीसी डिफाइन द मीन प्रॉफिट। इसको मैस्ने प्रॉफिट, मीन प्रॉफिट जो आपको कहना आप कह सकते हो। हाँ, कौन सा सेक्शन सीपीसी का डील्स करता है मीन प्रॉफिट में? ये आपको डेफिनेशन वाले सेक्शन में मिलेगा, जो मैंने आपको मार्क करवाया ना अभी सेक्शन 2, उसमें आपको मिलेगा सीपीसी का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेक्शन 2 सब क्लोज 12 डील करता है मीन प्रॉफिट। मीन प्रॉफिट या मैस्ने प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? रॉन्गफुल पोजीशन में रह के आप कोई भी प्रॉफिट गेन कर रहे हो, उसको हम कहते हैं मीन प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने एक लैंड खरीदा, हाँ, तो वो लैंड को खरीद के आपने छोड़ दिया, बहुत दिनों तक वो ऐसे ही पड़ा। आपने ना बाउंड्री वॉल उसमें कुछ भी ऐड किया, कुछ भी आपने उसमें नहीं, मतलब कुछ भी नहीं करवाया, वो ऐसे ही पड़ा है जमीन, है ना। तो किसी और जो पड़ोसी थी वहां की, उसने क्या किया, कुछ फ्रूट्स का कुछ दुकान लगा लिया वहीं पे बैठ के, ऐसे बस नीचे बैठ गया, नीचे बैठ करके कुछ बास्केट्स में फ्रूट्स रख लिए और बेचने लग गया। तो वो लैंड तो उसका है नहीं, उसने ना ही परमिशन ली है आपसे कि मुझे छोटा सा एक फ्रूट शॉप खोलना है, तो मैं यहाँ पे क्या बेच लूं सामान अपने, परमिशन भी नहीं लिया, है ना। तो वो रॉन्गफुल पोजीशन में, मतलब वो माटी उसके नाम पे नहीं था वो लैंड, फिर भी वो लैंड का यूज कर रही है और वहां से पैसे कमा रही है ना। उसका नहीं था वो, उसको कोई हक नहीं दिया किसी ने। तो इसको हम कहते हैं रॉन्गफुल पोजीशन में जो भी प्रॉफिट आपको मिलता है उसको हम कहते हैं मीन प्रॉफिट, ठीक है। फिर आता है इफ द प्लेंटिव डज नॉट अपियर व्हेन द सूट इज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग। मान लीजिए प्लेंटिव नहीं आया, ठीक है, और व्हेन द सूट इज कॉल्ड फॉर हियरिंग, हियरिंग है, उस दिन प्लेंटिव नहीं आया कोर्ट में, तो क्या होगा? सूट डिसमिस्ड हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए मैं ज्यादा एमसीक्यूज आपको नहीं करवाऊंगी सीपीसी के, क्योंकि सीपीसी से 80% डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछते हैं, तो कोई मतलब नहीं है आपको ज्यादा एमसीक्यूज करवा के, ठीक है। कुछ हार्ड क्वेश्चंस मैंने सीपीसी का पिक किया है, उसको कैसे सॉल्व करना वो भी मैं आपको बता देती हूँ, तो सीपीसी पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है देखिए सीपीसी का, हार्ड वाला क्वेश्चन मैंने लिया है अभी 20 के पेपर में से। तो एज पर सेक्शन 11 ऑफ द CPC 1908 for res judicata to be applicable on a subsequent suit, the former suit must satisfy the following conditions, है ना। देखिए कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। आप लोग बोलते हो मैं बैट में आंसर ही नहीं मिलता है, कैसे नहीं मिलेगा? ये दोनों क्वेश्चंस को आंसर देखिए मैं बैरेट में निकाल के आपको दिखाऊंगी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, तो आपको समझ में आ ही जाएगा सिस्टम वाला, इसको ध्यान से आप पढ़ना। तो ये पूछ रहा है कि सेक्शन 11 जो है सीपीसी का रेस जुडिकेटा, उसको अगर हम एप्लीकेबल करेंगे किसी भी सूट में, अगर उसको अप्लाई करना है, तो जो फॉर्मर सूट है यानी कि जो अर्लियर सूट है, पहले वाला सूट, उसमें क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है, क्या क्या मतलब कंडीशंस है जो सेटिस्फाई होने पड़ेंगे, जिसके बाद ही आप रेस जुडिकेटा को अप्लाई कर सकते हो। तो नंबर 1 है क्वेश्चन में ही has been finally decided, नंबर 2 है can only be instituted prior to the subsequent suit, नंबर 3 है relates to the same matter directly and substantially in issue in the subsequent suit, नंबर 4 है is between the same parties or between parties under whom they or any of them claim। तो आपको पता होना चाहिए कि रेस जुडिकेटा अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। तो अगर आपको ये चीज पता है कि रेस जुडिकेटा का मतलब क्या होता है, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, है ना। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 1 में है 1, 2 एंड 3, 2 में है 2, 3 एंड 4,
ऑप्शन 3 में है 1, 3 एंड 4, ऑप्शन 4 में है 1, 2, 3 एंड 4। तो आपको पता ही है कि रेज जुडिकाटा अप्लाई करने के लिए क्या कंडीशंस होने चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1, 3 एंड 4, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, 1, 3 एंड 4। पहला हैज बीन फाइनली डिसाइडेड होना चाहिए, फिर रिलेट्स टू द सेम मैटर से डील करना चाहिए उसको, ठीक है, फिर है बिटवीन द सेम पार्टीज होना चाहिए और बिटवीन पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम। तो ये कंडीशंस अगर आपको पता होगा तो आप खोज सकते हो। इसका आंसर आपको बेयरट में भी मिल जाएगा, बेयरट में सेक्शन 11 आप खोलना इंडेक्स में जाके तो मिल जाएगा इसका आंसर आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वो भी इसी तरीके का है। एज पर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीडियर 1908 अ डिग्री एक्स पार्टी कैन बी सेट असाइड अगेंस्ट अ डिफेंडेंट इफ। तो इस पे क्या बोल रहा है कि जो एक्स पार्टी डिग्री होता है, एक्स पार्टी डिग्री का मतलब क्या होता है ये समझिए पहले। देखिए एक्स पार्टी डिग्री का मतलब होता है कि मान लीजिए कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ठीक है, तो डिफेंडेंट का आने का है उस दिन, लेकिन डिफेंडेंट नहीं आता है तो कोर्ट क्या करेगी, एक्स पार्टी डिग्री पास कर देगी। एक्स पार्टी डिग्री मतलब प्लेंटिफ के फेवर में केस डिसाइड करना बिना डिफेंडेंट को सुने। डिफेंडेंट नहीं है, वो एब्सेंट है, तो एक्स पार्टी डिग्री मतलब प्लेंटिफ आया, बस वो आ गया तो काम हो गया, एक्स पार्टी डिग्री कोर्ट ने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एज पर सीपीसी अ डिग्री एक्स पार्टी कैन बी सेट असाइड अगेंस्ट ए डिफेंडेंट। तो कब एक्स पार्टी डिग्री डिफेंडेंट के अगेंस्ट में उसके खिलाफ हटा सकते हैं कोर्ट, मतलब सेट असाइड कर सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन ही पढ़िए। क्वेश्चन 1 में है समन्स वाज नॉट ड्यूली सर्व्ड, क्वेश्चन 2 में है डिफेंडेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम अपीयरिंग व्हेन सूट वाज कॉल्ड ऑन, नंबर 3 देयर वाज इरेगुलरिटी इन समन्स दो डिफेंडेंट हैड नोटिस्ड ऑफ हियरिंग डेट, नंबर 4 without notice being served on the opposite party. Select the correct answer. Option 1, 1 and 2, option 2, 2 and 3, option 3, 1 and 4, option 4, 1, 2, 3 and 4। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग पूछते हो ना मैम कैसे सॉल्व करें, तो देखिए मैं आपको लाइव यहाँ पे बता रही हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला है, एक्स पार्टी डिग्री, है ना। तो हम इंडेक्स में जाके देखेंगे कि एक्स पार्टी डिग्री हमें कहाँ पे मिलता है सीपीसी में। तो अगर आप देखोगे ना, ये देखिए मैंने यहाँ पे बेयर एक्ट ले लिया, आपको दिख रहा होगा। तो बेयर एक्ट लेके चलिए हम खोजते हैं यहाँ पे एक्स पार्टी डिग्री कहाँ पर है। ऑर्डर 9 में आप देखोगे आपको एक्स पार्टी डिग्री मिल जाएगा। तो देखिए ऑर्डर 9 यहाँ पे सेटिंग असाइड डिक्रीज एक्स पार्टी का एक हेडिंग आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये रहा, है ना। क्लोजर व्यू दिखा देती हूँ, ये रहा। तो सेक्शन 13 में है ये ऑर्डर 9 का पेज 77, ऑर्डर 9। अब ऑर्डर्स देखना, अलग अलग सेक्शन से ऑर्डर्स में रूल्स भी अलग अलग हैं। तो सेटिंग असाइड डिक्रीज एक्स पार्टी पेज 77। अब मैं पेज 77 मैंने निकाल लिया है, ये देखिए ये मेरा बेयर एक्ट का पेज नंबर 77 मैंने यहाँ पे निकाल लिया है ना। पेज नंबर 77 आपको दिख रहा होगा, देखिए। तो देखिए सेटिंग असाइड डिक्रीज एक्स पार्टी, setting aside decree ex parte. In any case in which a decree is passed ex parte against a defendant, he may apply to the court by which the decree was passed for any to set aside, and if he satisfy the court that the summons was not duly served, है ना। तो इसका summons was not duly served ये होगा, करेक्ट ऑप्शन है। फिर एक और ऑप्शन इसमें होगा or that he was prevented by any sufficient cause from appearing when the suit was called on for hearing। मतलब प्रिवेंटिव कॉज से उसको मतलब प्रिवेंट कर दिया गया, उसको कोर्ट में आने ही नहीं मिला, आने ही नहीं दिया गया उसको, है ना। जब सूट जिस दिन था उस दिन डिफेंडेंट को रोक देना किसी भी कारणवश। तो 1 and 2 इसका करेक्ट मुझे लग रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 1 and 2। तो इस तरीके से देखिए आपको आंसर खोजना होगा। आप बस क्वेश्चन देखोगे और सोचोगे कि भाई मैं तो डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड है ही नहीं, तो ये तो हार्ड क्वेश्चंस हो गए, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो इस तरीके से देखिए खाली आप सोचोगे बोलोगे तो नहीं होगा। और सीपीसी, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऑलमोस्ट डायरेक्ट बेस्ड इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो घबराइए मत। देखिए आपको ये भी पास करना है ना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए।
PYQs आप सोचोगे मैम सॉल्व कर लेंगे 10 साल 15 साल का, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, हार्डली 3 से 4 क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के करिए, ऐसा अपने आप को बनाइए कि जैसे भी क्वेश्चंस आए आप उसको सॉल्व कर ले, है ना, आपको डर नहीं लगे, नर्वस नहीं हो आप क्वेश्चन को देख के। तो इसी तरीके से आपको सारे रीजन वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हो। तो अगर आप मुझसे क्लासेस लेना चाहते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के, बड़े बड़े क्वेश्चंस के, तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मैंने आपको बता ही दिया कि सीपीसी में कुछ इंपॉर्टेंस जो भी है वो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। एमसीक्यूज भी मैंने थोड़ा बहुत आपको सॉल्व करवा दिया। और आपको एमसीक्यूज के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हो। और क्लासेस अगर आप करना चाहते हो तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। अभी टाइम है तो मैं आपको फुल्ली ट्रेंड कर दूंगी, मास्टर बना दूंगी कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन, रीजन वाले क्वेश्चन, एजर्शन वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो मेरे गाइडेंस में IB21 पास करना चाहते हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है। दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे आप कॉल भी कर सकते हो, नॉर्मल कॉल भी कर सकते हो। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और ज्यादा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करते जाइएगा। कोई भी डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।